बच्चों, इस वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ और ये कंक्लूसिव न्यूमेरिकल्स हैं। यानी मैंने कोशिश करी है इस न्यूमेरिकल पैकेज को बनाते हुए कि मैं हर अलग अलग कंसेप्ट को कवर करूँ इन न्यूमेरिकल में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और प्रीवियसली पूछे गए आईआईटीज़ में क्वेश्चंस भी हैं और ओलंपियाड्स के क्वेश्चन भी हैं और अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने ये जो सर्किट है इसमें सेल है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है और तीनों कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफैराड के। ठीक है, C1 को हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल करा है जिसकी परमिटिविटी रिलेटिव एप्सिलॉन आर है और स्विच S2 को पहले खुला हुआ रखा है और स्विच S1 को हमने क्लोज किया है। जब हमने स्विच S1 को क्लोज किया है तो C3 को हमने पूरा चार्ज होने दिया है। तो इनिशियली when S2 is open and S1 is closed, जब S2 ओपन है और S1 क्लोज किया है तो C3 पूरा चार्ज हुआ है। तो चार्ज ऑन C3 यानी Q3 विल बी इक्वल टू CV और C है उसका 1 और V है 8 माइक्रो कूलम। तो Q3 आ गया 8 माइक्रो कूलम, सबसे पहली बात। ठीक है, फिर अगर हम बात करें C1 और C2 की, अब हमने क्या करा, देन S2 इज क्लोज्ड एंड S1 इज ओपन्ड। अब आप देखो कि S1 को ओपन कर दूंगा और S2 को क्लोज कर दूंगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा सर्किट में ये फ़र्क पड़ेगा कि सेल तो हट जाएगा और ये जो है सर्किट, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सर्किट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कैपेसिटर्स हैं। अब आप इनका इक्विवेलेंट मान लो C, लेट्स सपोज। ठीक है, तो जब हमने ये C और C3 को कनेक्ट किया है आपस में तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो C3 है उसमें 5 माइक्रो कूलम का चार्ज मिला है। यानी अगर मैं वो जो इक्वेशन होती है V कॉमन की वो लगाऊं तो V कॉमन की इक्वेशन होती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जो ये C है ये तो ये जो V कॉमन है इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, C1V1 C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप ये देखो कि जो पहला कैपेसिटर है जिसमें अपने 2 को 1 बनाया है उसका जो वोल्टेज है वो 0 है इनिशियली। ठीक है ना, वो हमको पता है कि उसका वोल्टेज 0 है, वो नहीं चार्ज है शुरू में। और जो दूसरा कैपेसिटर है C3, वो जो है उसका जो चार्ज है यानी C2V2 वो 8 है। तो V कॉमन जो आएगा वो आएगा 8 अपॉन C प्लस C3 है 1 और जो C3 पे चार्ज है वो 5 माइक्रो कूलम मिला है। तो जो Q3 है वो 5 है और 5 इज इक्वल टू C3 का वैल्यू है 1 इंटू V कॉमन। तो V कॉमन जो कि C3 पे भी वोल्टेज है वो 5 आ गया। ठीक है, तो 8 अपॉन C प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन गई और C
प्लस 1 इज इक्वल टू 8/5 और C इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब क्योंकि C 3/5 आ गया, C आ गया 3/5। अब ये C जो है वो C1 और C2 के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, और जो C1 है उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन r इंटू 1 और C2 की वैल्यू होगी 1। तो जो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें जो वैल्यू आएगी C की वो आएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज 3/5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 1 और 3 एप्सिलॉन r प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन r। ठीक है, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 3/2 यानी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1.5। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1.5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हमने लॉन्ग टाइम के लिए स्विच S1 को प्रेस किया है और कैपेसिटर C1 को चार्ज किया है। ठीक है, सारे कैपेसिटर जो है वो इक्वल है और सबका कैपेसिटेंस C है। और फिर हमने S1 को ओपन करके S2 को क्लोज किया है और C1 C2 को आपस में कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद S2 को ओपन करके S3 को क्लोज किया है। तो हमें बताना है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रेसिंग S3 what will be the correct options among these 4 options। तो सबसे पहले जब 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है S1 क्लोज्ड, तो S1 क्लोज किया है तो जो चार्ज आएगा C1 पे वो ऐसा आएगा कि ऊपर प्लस नीचे माइनस और ऊपर आएगा 2CV0 और नीचे आएगा -2CV0 और C2 पे 0 रहेगा। फिर सेकंड केस है कि S1 ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फिर जो C और C1 C2 क्योंकि इक्वल है तो ये जो चार्ज है ये इनमें हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये मैंने कैसे कंक्लूजन निकाला कि जो वोल्टेज आएगा कॉमन वो आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी 2CV अपॉन 2C। यानी जो चार्ज है वो रह जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा V और जो चार्ज है नया वो रह जाएगा 1 पे और 2 पे इक्वल और वो हो जाएगा CV और दोनों की ऊपर वाली प्लेट्स पे प्लस होगा। ठीक है, ये C2 है। अब हमने S3 को क्लोज कर दिया। थर्ड सिचुएशन है कि S2 इज ओपन एंड S3 इज क्लोज्ड। S3 क्लोज कर दिया तो बैटरी कनेक्ट हो गई और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है। तो जो C2 है ये वाला, इसके ऊपर वाले पे नेगेटिव आएगा चार्ज -CV0 और नीचे वाले पे प्लस आएगा +CV0। तो फाइनल सिचुएशन ये बची कि C1 ये होगा और C2 जो है उस पर ये चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0, तो ये गलत है। ठीक है, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0, ये सही है। एक तो बी करेक्ट हो गया। और थर्ड, चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, ये भी गलत है। और द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C2 इज -CV0, ये एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर्स हो गए
बी और डी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इनिशियली इस कैपेसिटर का चार्ज दिया हुआ है 360 माइक्रो कूलम, और इस कैपेसिटर का चार्ज दिया हुआ है 300 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब ऊपर हमने एक 1.5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर और कनेक्ट कर दिया है, जिससे ये तीनों जुड़ जाएंगे और हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, यानी हमें तीनों का चार्ज निकालना है। तो इसमें मैंने जो आपको वीडियो में बताया था चार्ज फ्लो मेथड यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमने इसको कनेक्ट किया तो सर्किट क्या बना। तो इसको कनेक्ट करने पे सर्किट ये बनता है। कुछ ऐसा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटर है 1.5 माइक्रोफैराड, जो ये बीच वाला है 3 माइक्रोफैराड, और इस साइड वाला है 2 माइक्रोफैराड। और इन पे जो चार्ज है वो अपन ने पहले लिख ही लिए है, और पोलैरिटी हमें शो की गई है। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ से कुछ चार्ज Q ऐसे गया इस कैपेसिटर पे, और इसने Q उसको दे दिया, और फिर इसने Q इसको दे दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वापस से एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, तो जो ये 1.5 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है ऊपर, इसकी इस प्लेट पे प्लस Q आ जाएगा और इस पे माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, और जो ये 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है, इस पे पहले ऊपर वाली प्लेट पे 300 माइक्रोकूलम था, अब Q आया है तो इस पे हो गया Q प्लस 300 माइक्रोकूलम प्लस में, और इस पे हो गया माइनस Q प्लस 300 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इसके नीचे वाली प्लेट पे जो है Q आया है, तो हो जाएगा पहले था 360, तो अब हो जाएगा 360 प्लस 360 प्लस Q, और ऊपर वाली प्लेट पे हो जाएगा माइनस 360 प्लस Q। इसका कैपेसिटेंस था 3 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैराड, और इसका कैपेसिटेंस था 1.5 माइक्रोफैराड। नाउ अप्लाइंग KVL। ठीक है, तो KVL अप्लाई अगर करूँगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से जाऊँगा, तो मैं लिखता हूँ प्लस 360 प्लस Q प्लस 360 प्लस Q अपॉन C। जो C था वो था 3। ठीक है, अब ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 300 प्लस Q अपॉन 2, और फिर इस पे जा रहा हूँ तो इस पे आ जाएगा प्लस Q अपॉन 1.5 यानी 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 120 प्लस Q/3 प्लस 150 प्लस Q/2 प्लस 2Q/3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो Q/3 प्लस Q/2 प्लस 2Q/3 इज इक्वल टू 270 माइनस का, और इधर एलसीएम लिया 6, इधर आ गया 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q इज इक्वल टू माइनस 270। तो ये हो गया 9Q/6 इज इक्वल टू माइनस 270 और 3Q/2 इज इक्वल टू माइनस 270 और Q इज इक्वल टू माइनस 180 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 1.5 जो है उस पर स्टेडी स्टेट में 180 कूलम का चार्ज आएगा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ए करेक्ट ऑप्शन है। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विल बिकम 120। तो 2 वाले पे जो चार्ज है वो Q प्लस 300 है और Q आ रहा है 180 माइनस का, तो नेट चार्ज हो गया माइनस 180 प्लस 300 विच इज़ 120। तो ये भी सही है। सी ऑप्शन की पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो पॉइंट ए कौन सा है, ये है पॉइंट ए। ठीक है, हमने यहाँ पे ए है, हमने जो है Q को फ्लो कराया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हमने Q को फ्लो कराया है और Q हमारा है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सी सही है और डी गलत है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर करेक्ट हो गया ए, बी और सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये 2 प्लेट्स दी हुई हैं और आप ये भी जानते हो कि अगर हम 2 ऐसी प्लेट्स पास पास रख दें और उन पे चार्ज रख दें तो जो उनके अंदर वाले सरफेसेस हैं उनका चार्ज बाउंडेड होता है, और बाउंडेड है इसलिए इक्वल और अपोजिट होता है। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि Q2 जो होगा और Q3 जो होगा वो इक्वल भी होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट भी होंगे। ठीक है, और हम जब Q बराबर CV लिखते हैं तो V तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट्स के बीच का, और Q होता है किसी भी एक प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड, बाउंडेड चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो अगर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो वो Q2 या Q3 के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय C होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 6 माइक्रोफेराड का जो एक कैपेसिटर है इस पे स्टेडी स्टेट पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, कितना चार्ज होगा। तो बेटा स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेडी स्टेट में ये जो 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है इसकी ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो I1 की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, और करंट जिस पाथ से जाएगा वो पाथ ये होगा, ऐसे जा करके इसमें, फिर इन दोनों में स्प्लिट होगा, फिर ऐसे जाके हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करंट निकालने के लिए सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो 20 और 20 पैरेलल में है तो ये 10 हो गया, 10 और 10 सीरीज में है तो 20 हो गया। तो जो टोटल करंट आएगा जो I3 है वो आएगा 2/20 यानी 1/10। ठीक है ना, और जो वोल्टेज की बात करें, देखो कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हमेशा उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल लो, और इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ये 10 ओम के टर्मिनल्स का होगा V। तो जो V होगा वो होगा I2R, और I2R I3 बराबर है क्योंकि I1 0 है ना। तो I2 जो है वो I3 के बराबर यानी 1/10, और वो जो है R वो 10, तो 1 वोल्ट आ गया। और जो Q होगा 6 माइक्रोफेराड का चार्ज होगा CV, तो C है 6 × 1 यानी 6 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। अब आप हो सकता है कि इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा घबराओ, पर मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ और मैंने देखा है
कि जनरली ऐसा होता है, मतलब जनरली का मतलब 95% ऐसा होता है कि जब भी क्वेश्चन का जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो आपके दिमाग से मैनिपुलेशन किया गया है, मतलब वो आपको बड़ा दिख रहा है पर उसमें है कुछ बड़ा नहीं। तो ये मैंने बहुत बार इसमें देखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना है कि आपको कैपेसिटर का एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो C हमें दिया हुआ है, C है हमारा 4 × 10⁻⁻7 फेराड, 0.4 माइक्रोफेराड को मैंने इस तरीके से लिख दिया। और जो V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1 और ये वाला पॉइंट है 2, है ना। तो हमको 1 और 2 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो करंट आ रहा है 1 एम्पियर और ये 2 एम्पियर आकर के यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा और यहाँ से जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। और ये फिर से 2 एम्पियर और 1 एम्पियर ऐड अप होके 3 एम्पियर। तो हम ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता, इसमें हम KVL लगा रहे हैं। तो देखो कैसे लगा रहे हैं, -5 × 3 IR, -2 × 3 और +2 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने KVL लगाया और 0 नहीं, मतलब इज इक्वल टू V1 - V2। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो V1 - V2 की वैल्यू आ गई -15 वोल्ट्स। माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी आ जाएगी हाफ 4 × 10⁻⁻7 × 15 का स्क्वायर यानी 225। तो ये हो गया 2। तो एनर्जी आ जाएगी 450 × 10⁻⁷। तो अगर माइक्रो जूल्स में निकालूं तो यू आ जाएगा 45 माइक्रो जूल्स। इजी था, मैंने आपको बोला ही था, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना होता नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया हुआ है कि 4 कैपेसिटर हैं ये, और चारों का कैपेसिटेंस इक्वल है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें करना ये है कि हम जब ये स्विच को क्लोज कर देंगे तब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा, यानी AB से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो हमको सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना है व्हेन S इज ओपन। जब S ओपन है तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो 10 10 10 तीनों पैरेलल में है तो ये 30 हो जाएगा। 30 और 10 सीरीज में है तो ये हो जाएगा 30 × 10/40, यानी 30 × 10/40 यानी हो जाएगा 30/4 यानी 15/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15/2 C इक्विवेलेंट इसका। तो ये लिख लेते हैं हम 15/2, ठीक है, माइक्रो फेराड। और जो चार्ज है Q इनिशियली वो हो जाएगा CV। तो 15/2 × 2 यानी 15 माइक्रो कूलम। अब व्हेन S इज क्लोज्ड, जैसे ही S को क्लोज करेंगे तब ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो सिर्फ कितना हो जाएगा, 10 10 10 सीरीज में 30, और जो Q हो जाएगा नया वो हो जाएगा CV, यानी 30 × 2 विच इज 60 माइक्रो कूलम। तो बच्चों पहले 15 था और अब 60 था, तो फ्लो कितना हुआ, तो फ्लो हुआ 60 - 15
यानी 45 माइक्रो कूलम। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बच्चों हमें सिचुएशन ये दी हुई है कि दो कैपेसिटर हैं और इनके कैपेसिटेंस अलग अलग हैं क्योंकि इनके प्लेट के बीच का सेपरेशन अलग अलग है। और जो कम सेपरेशन वाला कैपेसिटर है उसके बीच में हमने लोअर प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को फेंका है और वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए। और हमको बताना है कि हम कम से कम उस इलेक्ट्रॉन को कितनी स्पीड से फेंकें सो दैट वो ऊपर वाली प्लेट पे कोलाइड ना करे। दिस इज द सिचुएशन। तो सबसे पहले हमें सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो जो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला ऊपर वाला, इसका जो सी होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट। जो प्लेट्स का स्क्वायर प्लेट्स हैं तो एज ए दी हुई है तो ए स्क्वायर बाय 2d। और जो नीचे वाला है इसका ये C1 हो गया, नीचे वाला C2 हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ C1 और इसको लिख देता हूँ C2। तो C2 हो गया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय d। ठीक है, तो अगर ये C है तो ये 2C है। ठीक है, अब हम अगर स्टेडी स्टेट है तो रेजिस्टेंस की तो कोई मतलब ही नहीं है, रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे नहीं होगा। तो जो वोल्टेज होगा V1 C1 पे है ना, तो हम जो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं वो लगा रहा हूँ। तो डायरेक्टली लिखता हूँ कि रेशियो अगर निकालूंगा C1 और C2 का तो 1:2 आएगा, ऐड कर दूंगा तो 3 आएगा और वोल्टेज के टोटल हिस्से 3 कर लूँगा तो जो एक हिस्सा आएगा वो V/3 आएगा। और C1 पे वोल्टेज जो होगा वो C2 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 2 हिस्से होंगे तो 2V/3 उस पे होगा और V2 होगा V/3। ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं इसकी, ये कैपेसिटर की प्लेट्स मैं अलग से बना रहा हूँ C2 की। अब आप देखोगे कि इसमें C2 में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। ठीक है ना। और हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फेंका है जस्ट एज से, मान लो U से, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा और जस्ट यहाँ से एज से निकला तो इलेक्ट्रॉन ये डिस्टेंस कितनी कवर करी D और ये डिस्टेंस कितनी कवर करी A। ठीक है ना। तो जो Y में इलेक्ट्रॉन ने कवर करा, यानी इसको मैं Y मान रहा हूँ और इसको मैं X मान रहा हूँ, तो इन Y एक्सिस में S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी D इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी Y में 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे QE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इन प्लेट्स के बीच में E2 इज इक्वल टू V2/D। तो V2 है V/3 तो V/3D। ठीक है, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास m और जो टाइम लगा t²। ठीक है, और x में इन x एक्सिस इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेलरेशन 0 है, x में तो कोई फोर्स नहीं लगा है। तो जो वेलोसिटी हो गया v इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी u मान लो क्या मतलब u ही है, डिस्टेंस है a अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया a/u। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अगर टाइम की वैल्यू रख दें इस इक्वेशन में कि t इज इक्वल टू a/u रख दें तो d आ जाएगा EV/6dm इंटू a²/u² और u² आ गया EVA²/6d²m और u आ गया रूट ऑफ EVA²/6d²m। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे
तो ये जो रूट एन की वैल्यू है ये आपके सामने आ जाएगी रूट एम 1/√m इज इक्वल टू 1/√6, सो m इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया इसमें m की वैल्यू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है C0, उसको हमने V0 वोल्टेज पे चार्ज कर दिया। ठीक है, अब उसके पास हम एक दूसरे कैपेसिटर को लेके आए हैं C को, और उसको C0 से जोड़ दिया। अब C0 से जोड़ने पर वो C भी चार्ज हो जाएगा, तो हमने क्या करा कि इनको अलग करके अब C को डिस्चार्ज कर दिया, फिर से C0 से जोड़ दिया, और ये प्रोसेस को n टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, तो लास्ट में जो C0 पे वोल्टेज बचा है वो V बचा है, तो हमें C की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, तो अब एक बार इसको पॉज करके तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो पहली बार किया है, जब मैंने फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम, तो जो कॉमन वोल्टेज आएगा V1 वो आएगा C1 V1 यानी C0 V0 अपॉन C प्लस C0। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम करूँगा तो जो कॉमन वोल्टेज आएगा, अब सेकंड टाइम के लिए जो इनिशियल वोल्टेज होगा वो V1 होगा, क्योंकि अब C0 पे जो वोल्टेज बचा है वो V1 बचा है, तो C0 V1 अपॉन C प्लस C0। और इसमें अगर V1 की वैल्यू रख दूं तो C0 स्क्वायर अपॉन C प्लस C0 का स्क्वायर इंटू V0। फिर V3 करूँगा तो V3 थर्ड केस में इनिशियल वोल्टेज V2 होगा, तो C0 V2 अपॉन C प्लस C0 और C0 क्यूब अपॉन C प्लस C0 का होल क्यूब इंटू V0। तो यानी आप पैटर्न देखोगे कि 2 में यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, 3 में यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो nth में V nth हो जाएगा C0 अपॉन C प्लस C0 की पावर n इंटू V0। ठीक है, और ये तो जो वोल्टेज Vn दिया हुआ है ये V है, तो V इज इक्वल टू आ गया C0 अपॉन C प्लस C0 की पावर n इंटू V0, और हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो C प्लस C0 अपॉन C0 इज इक्वल टू V0 अपॉन V की पावर 1/n, और C बाय C0 आ जाएगा V0 बाय V की पावर 1/n माइनस 1, और C आ जाएगा C0 इंटू V0 बाय V की पावर 1/n माइनस 1। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए हैं जिनका रेडियस अलग अलग है, और इन पे चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में और वैसे अपोजिट है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है d। अब हमें जो है इन सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम प्रोसीजर अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जो V1 होगा पहले वाले पे पोटेंशियल, वो खुद की वजह से होगा KQ/A, और जो दूसरा बड़ा वाला स्फीयर है उसकी वजह से होगा -KQ/B। इनफैक्ट B नहीं D, इनके बीच की दूरी D है। सिमिलरली V2 जो होगा वो बड़े वाले स्फीयर का खुद की वजह से होगा -KQ/B, और छोटे वाले की वजह से होगा +KQ/D। ठीक है, तो अब अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, V1 माइनस V2 निकालें, तो V आ जाएगा KQ/A प्लस KQ/B माइनस 2KQ/D। ठीक है, और जो Q होता है वो होता है CV, होता है Q इज इक्वल टू CV, तो C हो जाएगा Q/V।
ठीक है, तो Q बाय वी अगर निकालूंगा, Q बाय वी अगर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि 1/k है अपॉन 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d विच इज द करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, ये प्रोसेस से हमने सी इक्विवेलेंट निकाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये बताना है कि इस सिस्टम में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें हीट डेवलप्ड निकालनी है जब हम स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, आप ध्यान से देखना। मैं आपके सामने वो सिचुएशन बना रहा हूँ जब स्विच ओपन है, ठीक है ना। तो व्हेन की के इज़ ओपन, जब ये ओपन है तो तब की सिचुएशन क्या है? तब की सिचुएशन ये है, पहले तो मैं प्लेट बना दूँ, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट। ठीक है, तो अभी की सिचुएशन है कि कैपेसिटर का जो चार्ज है वो पहले रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और हम उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना जानते हैं कि 100 और 300 का सम 400, उसके हमने इक्वली 2 पार्ट कर लिए, डिवाइड कर लिया और बाहर दे दिया। तो बाहर वाले सरफेसेस पे इक्वल 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, यानी 200 माइक्रो कूलम्ब और 200 माइक्रो कूलम्ब। तो इस पे जो है वो अंदर हो जाएगा नेगेटिव -100 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +100 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जब हम एनर्जी लिखते हैं कैपेसिटर की ½ Q²/C, तो ये जो Q होता है ना, ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड चार्ज। तो बाउंडेड चार्ज यहाँ पर 100 है, तो इनिशियल एनर्जी हो गई 1/2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 10⁴ और अपॉन सी जो है वो 20 है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/40 × 10⁴, विच इज इक्वल टू 0.025 × 10⁴ माइक्रो में है, तो ये हो जाएगा माइक्रो में चलने देता हूँ, इंटू माइक्रो जूल, और यू इनिशियल आ गया 250 माइक्रो जूल। ठीक है, 250 माइक्रो जूल। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, व्हेन के इज क्लोज्ड, तो के को क्लोज करने पे जो क्यू बाउंडेड होगा वो आप CV से निकालोगे, CV। तो क्यू बाउंडेड आ जाएगा 400 माइक्रो कूलम्ब, 20 × 20। और अगर फाइनल एनर्जी निकालूं, ½ Q बाउंडेड का स्क्वायर/C, तो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कि U फाइनल आएगा ½ Q बाउंडेड का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर/C यानी 20। ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी 4000 माइक्रो जूल। अब जो कैपेसिटर की चेंज इन एनर्जी है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये आ गई 4000 - 250, यानी डेल्टा U आ गया 3750 माइक्रो जूल्स। ठीक है, और अब अगर हम एक फाइनल सिचुएशन बनाएं कि फाइनली प्लेट कैसे दिख रही होंगी, तो वो बना देता हूँ कि फाइनली ये होगा कि प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड होंगी, ठीक है, और
जो प्लेट्स पे चार्ज होगा बाहर वो +200 होगा, जो पहले था, हम पहले इसकी डिस्कशन भी कर चुके हैं। अंदर वाली पे +400, यहाँ पे होगा -400 और यहाँ पे +200, ठीक है ना। तो जो पहले से इस प्लेट पे चार्ज था, आप देखोगे वो 100 था और अब इस प्लेट पे चार्ज है 600। तो क्यू फ्लो कितना हुआ? क्यू फ्लो हुआ 500 माइक्रो कूलम, समझे आप। अभी 600 माइक्रो कूलम चार्ज है और पहले से 100 था। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? वर्क डन बाय बैटरी हुआ क्यू फ्लोन इंटू वी, यानी 500 इंटू 20, यानी ये हो गया आपका 10,000 माइक्रो जूल, ठीक है। तो अगर हीट डेवलप निकालना है ना, हीट डेवलप की बात करूं तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए, थोड़ी जगह बनेगी। हीट डेवलप आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो हीट डेवलप आएगा 10,000 माइनस 3750, तो हीट डेवलप आ गया 6250 माइक्रो जूल्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका हीट डेवलप्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है पी और क्यू में। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मुझे दिख रहा है कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखो, है ना। और उसी तरह ये दोनों सीरीज में है और इसको हटा के इक्विवेलेंट एक बना सकते हो, पर वो एक भी शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि ये दोनों टर्मिनल भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हटा दें। तो अगर ये हटा दूं, ठीक है, ये हटा दिए मैंने शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, और सिर्फ ये रह गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये तो इजी था, अब इसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप, मैंने बोला है कि जब भी आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आए तो आप पॉइंट्स के नाम दे करके आप सॉल्व करो। तो देखो ये P है, तो मैं उन पॉइंट्स को सेम नाम देता जा रहा हूँ जिनका पोटेंशियल सेम है। तो ये P है तो ये भी P ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स का सेम है। तो इसको भी मैं लिख दिया P, ठीक है। और ये पॉइंट को लेट सपोज अपन मान लेते हैं R, तो ये भी R होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो आप ये देखो कि P पॉइंट और R पॉइंट में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, P और R में एक ये लगा हुआ है, ठीक है, C और C। और आगे ये और लगा हुआ है एक, ये Q है। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया 3C, और टोटल C इक्विवेलेंट आ गया 3C और C सीरीज में हो गया, तो हो जाएगा 3C/4, 3C इंटू C अपॉन 3C प्लस C, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल दी हुई हैं, और अंदर बीच वाली शेल ग्राउंडेड है, और सबसे अंदर वाली शेल और सबसे बाहर वाली शेल कनेक्टेड है आपस में। हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि अगर 3 स्फेयर हैं तो आप उनको नाम दे दो 1 2 3। अब आप एक सर्किट बनाओ, जैसे 1 जो है कैपेसिटर की प्लेट, उसके साथ 2 एक कैपेसिटेंस बना रहा है और 2 है ग्राउंडेड, ठीक है। ऐसे ही 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है, तो 1 से 3 भी कनेक्टेड है, और 3 2 के साथ बना रहा है, और 2 है ग्राउंडेड।
अब आप ये इम्पोर्टेंट बात देखो कि जो ये कैपेसिटर है जिसमें 1 और 2 बना रहे हैं, इसमें आउटर प्लेट ग्राउंडेड है, आउटर प्लेट ग्राउंडेड, और ये जो कैपेसिटर है 3 और 2, इसमें इनर प्लेट ग्राउंडेड है। और हमने दोनों केसेस पढ़े हैं कि जब आउटर प्लेट ग्राउंडेड होती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और जब इनर प्लेट ग्राउंडेड होती है तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े वाले स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में आप देख सकते हो तो सी इक्विवेलेंट आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये जैसा दिखाया हुआ है मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर देता हूँ सर्किट को, जिससे आपको थोड़ा सही तरीके से दिखा पाऊँगा मैं। तो ये जो है आप देख सकते हो, ये जो 3 है और ये जो 3 है ये पैरेलल में है। इसका ये टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, मैं इसको यहाँ पे ही जोड़ूंगा और इसको घुमा के यहाँ जोड़ दूंगा। ठीक है ना। तो ये देखो मैंने क्या किया, ये 3 का एक टर्मिनल यहाँ जोड़ देता हूँ और एक यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, आप इसको समझ गए होगे। अब जो है ऐसे ये वाला 1, इसका ये जो टर्मिनल है 1 और 1 पैरेलल में है, ये आपस में जुड़ा है और ये आपस में जुड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 1 को यहाँ से हटाया और यहाँ जोड़ दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 और 1 3 और 3। अब C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट होगा 3 और 3 पैरेलल में 6 और 1 और 1 पैरेलल में 2। ठीक है, तो 6 और 2 जो है वो सीरीज़ में हो गए, तो 6 और 2 सीरीज़ में हो जाएंगे 12/8। 12/8 हो जाएगा 4 इनफैक्ट 3/2, और 3/2 और 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो वापस से आपको मैं बता दूं थोड़ा सा धीरे कि ये है 3 और 3 6, ये है 1 और 1 2। अब 6 और 2 पैरेलल में है, तो 6 और 2 पैरेलल में हो जाएगा 6 × 2 अपॉन, इनफैक्ट 6 और 2 सीरीज़ में है, तो 6 और 2 सीरीज़ में हो जाएगा 6 × 2 अपॉन 6 + 2 यानी 12/8। 12/8 हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 और 1 पैरेलल में हो जाएगा 5/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगा 5/2 माइक्रो फैराड। और चार्ज आएगा Q, अगर चार्ज निकालूँ टोटल तो वो आएगा CV 5/2 × 100, तो Q आ जाएगा 250 माइक्रो कूलम। ठीक है बच्चों, 250 माइक्रो कूलम। अब हमें A और B का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो ये A है तो ये भी A होगा, क्योंकि बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो ये भी A होगा, तो ये भी B होगा। तो अगर A और B का वो निकालना है मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस, तो डायरेक्ट अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं कि ये 6 है ऊपर वाला और ये 2 है, ये A है, ये B है, ये C है और ये सेल है 100 का। तो मुझे अगर ये 6 पे निकालना है तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर रूल जानता हूँ कि पहले रेशियो निकालता हूँ। इन दोनों का रेशियो आएगा 6/2 विच इज़ 3:1।
ऐड कर दूंगा 4 आ जाएगा। 100 के 4 हिस्से हो जाएंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा 25, और 6 पे जो वोल्टेज आएगा वो 2 वाला डिसाइड करेगा। तो एक हिस्सा 6 पे आएगा यानी 25 वोल्ट, और 2 पे आ जाएगा 3 हिस्से यानी 75 वोल्ट। ठीक है, तो VA माइनस VB तो आ जाएगा 25 वोल्ट, और VB माइनस VC आ जाएगा 75 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, और क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 नोड दिखती हैं, एक ये नोड है एक ये नोड है, तो मुझे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर वो नोडल एनालिसिस लगाना लग रहा है। और उसके लिए हमको एक नोड को ग्राउंड करना पड़ता है, तो हमने नीचे वाली नोड को ग्राउंड कर दिया और ऊपर वाली का वोल्टेज मान लिया V पोटेंशियल। अब नोडल लगा रहा हूँ तो इक्वेशन बनेगी V माइनस 10 इंटू 2 प्लस V इंटू 6 प्लस V माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2V माइनस 20 प्लस 6V प्लस 4V माइनस 80 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका 12V इज इक्वल टू 100, V इज इक्वल टू 50/6 यानी 25/3। अब आपका V आ गया, तो आप अगर चार्ज निकालना चाहते हो तो ये जो कैपेसिटर है इसका चार्ज है ये वाला, इसमें आप V की वैल्यू रख दो। इस कैपेसिटर का चार्ज है ये वाला, और इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो ये वाला है। तो इन तीनों में आप जब V की वैल्यू रख दोगे तो तीनों का चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नोडल एनालिसिस लगा के काफ़ी इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी हमको बच्चों पॉइंट A का पोटेंशियल निकालना है व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, और इसमें भी आपको साफ साफ दिख गया होगा कि यहाँ पे हमको नोडल एनालिसिस लगाना है क्योंकि नोड दिख रही है। तो माना कि A का पोटेंशियल है V, तो इक्वेशन होगी V माइनस 0 इंटू 2 प्लस V माइनस 0 इंटू 3 प्लस V माइनस 0 इंटू 5 प्लस V माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो 2V प्लस 3V प्लस 5V प्लस 4V माइनस 80 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया आपका 14V इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 40/7 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था नोडल एनालिसिस पे बेस्ड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 4 प्लेट्स दी हुई हैं कैपेसिटर की, और यहाँ पे हमें जो लोएस्ट प्लेट है उसके ऊपर चार्ज निकालना है उसके अपर सरफेस पे। तो हमने सबसे पहले वही हमारा प्रोसेस किया कि हमने प्लेट्स को नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने बनाया प्लेट 1, देखो 1 2 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है, ठीक है, 2 3 के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। मैं इसको थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। सबसे पहले प्लेट 1 2 के साथ बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है, 3 4 के साथ बना रहा है। ठीक है, 4 1 और 3 में बैटरी जुड़ी है जिसका +1 से जुड़ा है, और बैटरी का पोटेंशियल है V0। 2 और 4 में भी बैटरी जुड़ी है जिसका -2 से जुड़ा है, और बैटरी का पोटेंशियल है 4V0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें जो 4th प्लेट है उस पर चार्ज निकालना है।
तो हम इसके लिए सबसे पहले वही हमारा प्रोसेस अपनाते हैं कि हम नोडल लगाएंगे और इसके पोटेंशियल को V मान लेते हैं और इसको कर देते हैं ग्राउंड। तो इक्वेशन नोडल की बनेगी V, सारे कैपेसिटेंस C हैं, तो V माइनस 4V0 इंटू C प्लस V इंटू C प्लस V प्लस V0 इंटू C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो C तो कॉमन फैक्टर चला गया 0 में, तो हो जाएगा 3V माइनस 3V0 इज इक्वल टू 0 और V आ जाएगा V0 के बराबर। ठीक है, पर हमें ये जो कैपेसिटर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। तो इसका चार्ज मान लो Q है, तो Q है V माइनस 4V0 जो टर्म लिखी हुई है इंटू C, तो Q हो गया V0 माइनस 4V0 इंटू C, यानी Q हो गया माइनस 3CV0। C है एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया A है A/D, और जो फोर्थ प्लेट है ना, उसके इस टर्मिनल पे जो होगा वो क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस माना है और यहाँ पे माइनस माना है, तो जो फोर्थ प्लेट है उसके टर्मिनल पे, फोर्थ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फोर्थ प्लेट का चार्ज होगा Q इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट AV0 बाय D। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है जब हम ये स्विच S को क्लोज करेंगे। तो इनिशियली व्हेन S इज ओपन, जब ये ओपन है तो जो C इक्विवेलेंट आ रहा है वो आएगा कि 1 और 2 सीरीज़ में हो जाएगा 2/3, और ये 1 और 2 सीरीज़ में 2/3, 2/3 और 2/3 पैरेलल में हो जाएगा 4/3, और एनर्जी हो जाएगी इनिशियल एनर्जी सिस्टम की हाफ 4/3 इंटू V² यानी 24 का स्क्वायर, जिसको हम सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब जो है अगला स्टेप में ये हमें करना है कि स्विच S को क्लोज करेंगे, और अभी आप Q भी निकाल लो इनिशियल, तो Q हो जाएगा CV, तो Q इनिशियली हो जाएगा 4/3 इंटू 24 विच इज़ इक्वल टू 32 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनिशियल चार्ज और इनिशियल एनर्जी। अब जब स्विच क्लोज कर देंगे, व्हेन S इज़ क्लोज्ड, जब ये क्लोज कर देंगे तब जो है ये वाला कैपेसिटर और ये वाला पैरेलल में आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ जाएंगे। तो 1 और 2 पैरेलल में 3, 1 और 2 पैरेलल में 3, है ना, और 3 और 3 सीरीज़ में हो जाएंगे 3/2, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 3/2। तो Q अब नया आ जाएगा फाइनली 3/2 इंटू V यानी 24, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइक्रो कूलम। तो Q फ्लो कितना हुआ, फ्लो हुआ Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 32 यानी 4 माइक्रो कूलम्स, ये चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, स्विच को क्लोज कर देने पर। और अब जो है यहाँ पर हम देखें कि नई एनर्जी कितनी आएगी, वो आएगी हाफ C इक्विवेलेंट यानी 3/2 इंटू V², V जो है वो 24 का स्क्वायर। तो डेल्टा U चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हो गया 24 का स्क्वायर बाय 2 कॉमन 3/2 माइनस 4/3, डेल्टा U आ गया
576 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 288 और एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 9 माइनस 8 है ना। तो डेल्टा यू आ गया 288/6 जो कि आएगा 48 माइक्रो जूल है ना। और वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा Q फ्लोन इंटू वो V, तो Q फ्लोन है 4, तो वर्क डन आ जाएगा 4 इंटू 24, तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 96 जूल्स, माइक्रो जूल्स। ठीक है, तो जो हीट लॉस होगा वो होगा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स, तो वो हो जाएगा 96 माइनस 48 विच इज़ 48 माइक्रो जूल्स। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वीडियो में बच्चों अब हमें क्वेश्चन वही है पिछला वाला, पर अब हमको ये करना है कि जो ये हमने बीच में स्विच लगा रखा है, ये जो स्विच है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको जब हम क्लोज करेंगे तब स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा, अब ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्विच ओपन है शुरू में, तो मैं स्विच को हटा ही देता हूँ एक बार, है ना। और अब ये मैं मान लेता हूँ कि इधर चार्ज आया Q और इधर आया Q सेम इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। इसका इक्विवेलेंट भी 2/3 है 1 और 2 सीरीज़ में, इसका इक्विवेलेंट भी 2/3 है 1 और 2 सीरीज़ में। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर जब हम Q निकालेंगे तो Q होगा CV, यानी 2/3 इंटू V है 24, तो Q हो गया 2/3 इंटू 24 विच इज़ इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इन पे अभी 16 माइक्रो कूलम चार्ज है दोनों पे ऊपर। ठीक है ना। अब जो है आप एक इम्पॉर्टेंट बात पे गौर करो, देखो क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, ये वाले और ये वाला, तो इनका चार्ज सेम होगा, पर इस पे नेगेटिव होगा और इस पे उतना ही प्लस होगा। यानी मैं अगर ये बोलूँ कि ये दोनों प्लेट्स जो कि सिर्फ आपस में जुड़ी हैं, तो इनका टोटल चार्ज Q टोटल 0 है। उसी तरह इस पे भी यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे प्लस होगा, और इन दोनों का टोटल चार्ज Q टोटल भी 0 है। ठीक है ना। पर जब स्विच S को क्लोज कर देंगे, लिख देता हूँ मैं, व्हेन S इज क्लोज्ड, तब सिचुएशन ये बनेगी, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो इसका होगा 3 और इसका भी होगा 3, और ये 24 वोल्ट है। ठीक है ना। तो जो चार्ज जाएगा टोटल C, अगर मैं निकालूंगा, अच्छा इस पे अगर वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज 12 वोल्ट आएगा और इस पे भी 12 वोल्ट आएगा, इक्वल बटेगा क्योंकि 3 इक्वल है। ठीक है, अब इसकी इस प्लेट पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, और इस पे होगा 12 माइक्रो कूलम, इस पे होगा -12, और इसकी इस प्लेट पे प्लस होगा और इस पे माइनस होगा, और इस पे ऊपर होगा इसका कैपेसिटेंस 2 है और इस पे वोल्टेज 12 है, तो इस पे होगा 24 और इस पे होगा -24। अब आप ज़रा ये देखो, गौर करो कि इन दोनों प्लेट जो कि आपस में जुड़ी थी पहले पर अब नहीं जुड़ी, तो इनका Q टोटल कितना है। अब इनका Q टोटल आपको दिखेगा 12 माइक्रो कूलम।
जो कि पहले कितना था 0। तो अगर ये प्लेट जो कि आपस में पहले कनेक्टेड थी सिर्फ आपस में, तब इनका क्यू टोटल 0 था, पर सिर्फ जब एक पाथ जोड़ दिया बीच में से यहाँ पे, तो इनका क्यू टोटल +12 हो गया। तो ये जो पाथ जोड़ा है, स्विच S जोड़ा है, इससे जो चार्ज आया होगा क्यू फ्लोन, वो इससे ही तो आया होगा, ये जो 12 आ रहा है, क्योंकि इनका पहले इन दोनों का चार्ज का सम 0 था, अब 12 है। तो ये जो स्विच से आया है चार्ज वही तो 12 है। तो हमारा जो आंसर है कि चार्ज फ्लोन फ्रॉम द स्विच इज़ 12, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें टर्मिनल्स ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और थीटा काफ़ी स्मॉल दिया हुआ है इसमें। प्लेट्स का एरिया L/B है, और ये जो डिस्टेंस है प्लेट के बीच की, ये D है। तो यहाँ हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको सबसे पहले पता है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हम एक एलिमेंट मानते हैं। ये हमने एक एलिमेंट माना। इस एलिमेंट की ये जो थिकनेस है ये dx है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, तो मान लो ये है y। तो जो tan थीटा है, सबसे पहले tan थीटा जो कि ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल है, वो है y/x, और y हो जाएगा x थीटा। ठीक है, ये हमारा y आ गया। और ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का प्लेट का एरिया dA होगा dx इंटू डेप्थ b है। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, देखो इसकी प्लेट जो है ना वो ये है, एक ये प्लेट है ये वाली, और एक ये प्लेट है ना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा y+d। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगा DC, वो हो जाएगा ε0 dA अपॉन डिस्टेंस y+d। तो DC हो जाएगा ε0 इंटू dx इंटू b अपॉन y की वैल्यू है x थीटा प्लस d। ठीक है ना। यहाँ पे हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन लेकर के d, कि dc इज इक्वल टू ε0 b dx अपॉन d हमने बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया 1 + x थीटा बाय d। तो ये जो है इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। और यहाँ सबसे बड़ा आपको यहाँ पे सोचने की बात ये रहती है कि आपको 1/dc को इंटीग्रेट करना है कि डायरेक्ट dc को इंटीग्रेट करना है। अब क्योंकि जब आप अलग अलग एलिमेंट्स मानोगे तो एक एलिमेंट इसके पैरेलल यहाँ होगा, इसके पैरेलल यहाँ होगा, तो ये जो एलिमेंट्स बन रहे हैं इनकी एक प्लेट सबके ऊपर जुड़ी हुई है और एक नीचे जुड़ी हुई है, तो ये सब पैरेलल में है। समझ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहाँ पे आपको DC को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ε0 b dx अपॉन d 1 + x थीटा बाय d। ठीक है, यहाँ मैंने d ऐसे कॉमन निकाल के रखा हुआ है। अब जो है यहाँ इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 to L, और C इक्विवेलेंट आ जाएगा ε0 b/d बाहर, और ये ऊपर ले आया इंटीग्रेशन 1 - x थीटा बाय d इंटू dx। यहाँ पे मैंने बेटा बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लिया कि 1 + x⁴n कैन बी रिटन एज 1 + nx इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। ये यूज़ कर लिया, लिमिट 0 से L। तो C इक्विवेलेंट आएगा ε0 b/d और x - x² थीटा बाय 2d, लिमिट 0 से L। तो C इक्विवेलेंट आ गया ε0 b/d
और L कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस L थीटा बाय 2D। ये आ गया बच्चों हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये था न्यूमेरिकल पैकेज। काफ़ी मैराथन न्यूमेरिकल पैकेज था, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल थे और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल थे। तो बेटा कैपेसिटेंस पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चालू करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। थैंक यू।